जेई मेन 2027 की तैयारी के लिए तुम्हारे पास 1 साल है और मन में डाउट है, करूं ना करूं, और करूं तो क्या कर पाऊंगा, सिलेक्शन के लिए किन 5 पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए। बहुत डिटेल प्लानर लेके आया हूं, सारे मन के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कितना पढ़ना पड़ेगा, उन 5 जो कंपोनेंट है उनमें कितना 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 पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर बहुत काम का है, ध्यान से सुनना। अगर ये तुमने कर लिया तो जेई मेन 2027 में तुम्हारी 99 परसेंटाइल से ज्यादा आएगी, बल्कि 99.9 आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो बिना टाइम खराब करे पहले बताता हूं कि तुम्हें क्या क्या करना है। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। लॉजिकल वीडियो है, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत करने के लिए इंस्पिरेशन हमें चाहिए, जुनून हमें चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। जो बच्चे ड्रॉप लेने वाले हैं उनसे कहना चाहता हूं, ड्रॉप लेने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्वयं भी लिया था और मेरे जीवन का सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। बट फिर भी इसको सुनते हैं ताकि समझते हैं क्या वाकई पॉसिबल है। कई बार बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर हमने तो 2 साल पढ़ाई नहीं करी थी, क्या 1 साल में वाकई संभव है? कैसे लॉजिकल संभव है, कैसे सिलेक्शन होगा, उसको अच्छे से डिटेल बाय डिटेल डेटा के साथ समझते हैं। चलो भाई, तो जेईई मेन 2027 का स्टडी प्लानर है, ध्यान से समझते हैं। किन 5 पैरामीटर पे कोटा में जब हम पढ़ाते हैं तो किन 5 पैरामीटर पे बच्चों को बोलते हैं कि तैयारी करनी है। इसमें कोचिंग का कुछ रोल होता है, कुछ बच्चों का होता है। पहली बात, एक्टिव लर्निंग आवर्स। एक्टिव लर्निंग आवर्स मतलब जो आपको क्लास में लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाए जाते हैं आपको? लेक्चर्स। ये है आपके एक्टिव लर्निंग आवर्स, ठीक है। ये लेक्चर्स जो आपको क्लास में ली जाते हैं ना, जो करीब करीब 1.5 घंटे का पूरे पूरे होते हैं। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लगभग ऐसे। तो ये वो है जो आप टीचर के माध्यम से कंज्यूम करते हो। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जो भी है, बट ये लेक्चर्स हैं। ये डेली लेक्चर रिवीजन। क्या रोज लेक्चर पढ़कर उसे रिवाइज करना जरूरी है? इसके बिना भी सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं तो आप ये भूल जाओगे। जब आप लेक्चर पढ़ाए, बात समझ में आ गई, उसको रिवाइज कर लिया, उसमें कितना टाइम देना चाहिए, उसके बाद अपनी स्टेज आती है क्या? उसके बाद आती है कि अपने उस पर कितनी प्रैक्टिस करी। बिल्कुल सही, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। उसके बाद अपने क्या रेगुलर टेस्ट हो रहे होते हैं? हाँ, बिल्कुल टेस्ट हो रहे होते हैं। क्या उनके एनालिसिस करना जरूरी है? उसमें कितने टेस्ट देने चाहिए, कितना टाइम लगाना चाहिए? बिल्कुल सही बात। उसके बाद सर जब आखिरी में एग्जाम से पहले, यानी कि जेईई मेन 2027 अप्रैल, जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल नहीं जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी बता रहा हूं मैं आपको, उसमें कितने दिन बचे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखोगे तो अगर तुम मुझे अभी सुन रहे हो तो 20 मई से लेकर 20 जनवरी 2027 तक भी अगर तुम देख लो तो 240 दिन तुम्हें आराम से मिलेंगे। मैं उसी की प्लानिंग करके आया हूं पूरी। आप सोचो 20 दिन में 25 दिन में हो जाएगा तो नहीं होगा। 240 दिन में पर अगर करोगे तो 99.9 परसेंटाइल आ सकती है। भले तुम्हें 11th 12th वीक हो, तुमने 11th 12th में कोई तैयारी ना करी हो, या तुम अगर पहली बार 12th में आ रहे हो तो भी तुमने 11th में कोई तैयारी ना करी हो। खैर, फिर टेस्ट एनालिसिस के बाद जो फाइनल रिवीजन, तो स्टेप बाय स्टेप है। इन 5 स्टेप्स के कंपोनेंट को जो है टाइम देना पड़ता है। कई बार ऑनलाइन वाले बच्चे समझते हैं कि सिर्फ हमने लेक्चर्स देख लिए यूट्यूब से, उससे हमारा काम हो जाएगा। नहीं, इन सब में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं आपको वापस कि किस में कितना टाइम देना चाहिए। मैं आपको बताऊं तो लेक्चर्स, वो वाली स्लाइड दिखाओगे आप जो अपनी पूरी बनी हुई है, ये एक पूरी लेक्चर्स की प्लानिंग होती है। जैसे 20 मई का जो हमारा बैच आ रहा है उस पे कौन सी डेट पे कितने लेक्चर्स होंगे, क्या होंगे, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं ले जाता हूं, कितने टेस्ट होंगे, ऐसे हर फेज का प्लानर बना हुआ होता है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि अगर आप ढंग से लेक्चर डिलीवर करी जाए तो 228 लेक्चर लगते हैं। किसमें? फिजिक्स में। अगर मैं बात करूं मैथ्स में तो 221 के करीब लगते हैं। हर लेक्चर 1.5 घंटे का है। और ऐसे ही केमिस्ट्री में लगते हैं 237। ये हमारा इंटरनल प्लानर है, सिर्फ दिखाया इसलिए ताकि बिल्कुल तुम्हें समझ में आए कि सब कुछ प्लान्ड होता है। खैर, तुम हो तब भी, तुम कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ये नंबर्स लगभग लगभग यही रहेंगे। तो 228, 221 और 237 ये लेक्चर आवर्स रहते हैं। वापस स्लाइड पे चलते हैं, वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो अपनी जो स्लाइड है देखो, 228 लेक्चर 1.5 घंटे के, तो 342 घंटे तुम्हारे किसमें गए? फिजिक्स पढ़ने में, लेक्चर्स के दौरान, ठीक है, जब आपने थ्योरी पढ़ी। 355.5 आपके केमिस्ट्री में गए और 331.5 आवर्स आपके किसमें गए? आपके गए मैथ्स में। तो कुल मिला के जो आपके आवर्स गए, यानी कि आपको जो टाइम जाएगा वो जाना चाहिए करीब करीब 1000 से 1050 आवर्स आपके लेक्चर्स में चले जाएंगे, जो आप क्लासेस में पढ़ोगे, या तो क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे या आप ऑनलाइन से पढ़ रहे होंगे, जैसे भी आप पढ़ रहे होंगे। बट ये नंबर 1000-1100 के बीच में ही होगा, ठीक है। हम पूरे स्ट्रक्चर्ड होते हैं तो 1-1 घंटा बहुत वैल्यू करते हैं उस बात को लेके। तो 1000 घंटे तो हमारे इसमें चले गए, जिसमें हमने थ्योरी पढ़ी। बार बार कहता हूं, ये एग्जामिनेशन थ्योरी का नहीं, सवालों का है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपने लेक्चर्स पढ़े, क्या उसको घर जाकर रिवाइज भी करना चाहिए? तो मैं आपको इस पूरे सेशन के दौरान, अभी जो वीडियो है, इसमें ये भी पता पड़ेगा हमें कितना टाइम कहां देना चाहिए। ये तो लेक्चर्स हो गए, बिल्कुल। अब हर लेक्चर, अगर अपन बात करें तो फिजिक्स में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देने चाहिए। जो लेक्चर आपको 1.5 घंटे में पढ़ाया गया, घर आकर उसको 10 मिनट से ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बार बार कहता हूं थ्योरी नहीं, सवाल आते हैं। ऐसे ही मैथ्स में भी 10 मिनट लगाने चाहिए। केमिस्ट्री क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होती है, रटने का थोड़ा
ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें 20 मिनट लगाने में कोई बुराई नहीं है। तो इसमें आपको लगाने चाहिए 20 मिनट। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए, इसमें 20 मिनट लगाने चाहिए। तो अगर आप 228 जो आपके लेक्चर्स थे उसमें 10-10 मिनट लगाओगे, डिवाइड बाय 60 लेकर आवर्स में लाने के लिए, आप समझ गए होंगे। तो 28 आपके पीछे लेक्चर थे फिजिक्स के, 10 मिनट 10 डिवाइड बाय 60 ताकि आवर्स में कन्वर्ट हो जाए, और एक टोटल कितना गया 38 आवर्स। इन द सेम वे मैथ्स में आपके लगेंगे 37 आवर्स। ये पूरे साल की प्लानिंग बता रहा हूं आपको। फिर अपन सोचेंगे इसको तोड़ना कैसे है, अभी करेंगे बात। ऐसे अगर अपन बात करें, बहुत मेहनत करिए, ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स से सबसे बात करके पूरे प्लानर स्ट्रक्चर करके। मैं हमेशा जानता हूं कि जुनून जो है वो किसी मोटिवेशन स्पीच से आ सकता है, बट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी से होगा, प्रॉपर प्लानिंग से होगा। सो प्लानिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, बट क्या प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है? कैसे जुनून से हो जाएगा? नहीं, जुनून के बाद प्लानिंग स्ट्रेटेजी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप रिपीट करने की सोच रहे हो तो करना चाहिए, मैंने भी करा था, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, मन से आवाज आनी चाहिए, जुनून नहीं है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर बेकार कॉलेज में जाके सेटल हो जाने से बेहतर है कि एक साल ट्राई मारो। ईश्वर ने अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ, ईमानदारी की बात बोल रहा हूं, तब भी तुम मेहनती इतने बन जाओगे कि तुम अच्छे कॉलेज में जाके बहुत बढ़िया करोगे, ये मेरा दावा है तुमको। खैर, तो वापस बात करते, मैं भावुक नहीं होना चाहता, आज स्ट्रेटेजी वीडियो ही रखना चाहता हूं तुम लोगों के लिए, थोड़ा लॉजिकल साउंड करना चाहता हूं। 79 आवर्स, ठीक है ना, 79 आवर्स। तो अगर कुल मिला के देखो तो तुम्हारे जो लेक्चर के बाद 1029 आवर्स तो अपने लेक्चर्स में चले गए थे, तो लेक्चर्स के बाद तुम्हारे घंटे चले जाएंगे किसमें, जो तुम घर पे आके रिवाइज करोगे, 154 घंटे। अगर तुम इसे बहुत डेली रूटीन में तोड़ो ना, तो तुम ऐसा मान के चलो कि तुम्हें डेली जो घर पे आके रिवीजन करना चाहिए, डेली लेस देन 1 आवर होना चाहिए। लेक्चर का रिवीजन जो होना चाहिए, लेक्चर रिवीजन होना चाहिए, अगर तुम बहुत ध्यान देखो तो 1 घंटे से कम होना चाहिए, 10-10 मिनट और 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। लेक्चर रिवीजन वापस जो घर पे आकर करते हैं 1 घंटे से कम, 3 से 4 घंटे अपने सवाल। खैर, आगे आते हैं। तो भाई अपन ने लेक्चर्स देख लिया, अपन ने लेक्चर्स का रिवीजन कर लिया, डेली वाला रिवीजन एक और है, फाइनल वाला। हाँ, ये डेली वाला रिवीजन है ताकि प्रैक्टिस कर पाऊं। हाँ, डेली वाला कौन सा, जो लेक्चर देख के आया हूं। बिल्कुल सही बात है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या हम लेक्चर्स और ये कर चुके हैं? हाँ सर, हम पूरी शिद्दत से सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करोगे, सवालों की, तभी तो बात बनेगी। मेरा अभी तक का जो अनुभव है वो ये है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अंडर 5000 रैंक, अंडर 2000 रैंक, मैं अभी सिर्फ टॉप 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, मोशन वैसे भी परसेंटेज सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। टॉप 10 टॉप 100 अपने आप में एक थोड़ा अलग IQ वाला बच्चा होता है, मैं जानता हूँ इस बात को। तो एक साल में लाना टॉप 10 टॉप 100 में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, असंभव नहीं है। हम भी 2 बार 71-61 रैंक ला चुके हैं 13 से, पर थोड़ा सा टॉप 10 टॉप 100 अब जो आ रहे हैं जेई में, वो जनरली वो है जो 9 से प्रिपरेशन चालू कर दिए, या जिनका IQ बहुत तेज है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ 99.9 परसेंटाइल की, 99 परसेंटाइल की। खैर, वापस आते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि 228 लेक्चर अगर फिजिक्स के हैं, तो आपको अगर लेक्चर को अच्छे से समझना है और पूरे ढंग से उसकी फील लेनी है, तो 20 क्वेश्चन पर लेक्चर करने चाहिए कम से कम। तो 4560 सवाल आपको किसमें करने चाहिए? फिजिक्स में। अभी हो सकता है जैसे मोशन में हम उनको शीट के माध्यम से, DPP, CPS, इनके माध्यम से, टेस्ट पेपर के माध्यम से, सब में मिला के उनको कराते हैं। क्या क्या? DPP, CPS, अडेप्टिव CPS, क्विजेज, टेस्ट पेपर्स और मॉड्यूल्स यानी कि शीट्स। तो इसमें मान लो 50% से ज्यादा मॉड्यूल्स में होते हैं, बाकी डिवाइडेड होते हैं, ताकि बच्चों को समय समय पे मिल सके। अब वो किसी भी वे आप पढ़ रहे हो, इतना ही आप कर रहे होंगे। अच्छा, आप 4560 सवाल करने, मैं क्या एक्सपेक्टेड स्पीड मानता हूं आपको? अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या आपको 15 क्वेश्चन 1 घंटे में करने चाहिए? ये इंपॉर्टेंट चीजें, फिजिक्स में 15, मैथ्स में भी 15, और ये स्पीड प्रैक्टिस करने की 20 क्वेश्चन पर आवर होनी चाहिए। मेंटेन करना है आपको सब, तभी आप पूरा कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सवाल में अपन ने 1 घंटा लगा दिया, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखिए, टीचर से डाउट पूछिए, जो भी करना है, पर ये स्पीड अपनी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इतने सवाल, मैंने माना हर लेक्चर में 20 आपको करने चाहिए, तभी आपका लेक्चर सुदृढ़ होगा, शानदार होगा। 4560 क्वेश्चन आपने करे, 15 की स्पीड से अगर आपने करे, तो आपकी एक्सपेक्टेड स्पीड है 15 है, तो 4560 डिवाइड बाय 304 घंटे आपको लगेंगे फिजिक्स की प्रैक्टिस करने में। किसमें? फिजिक्स की प्रैक्टिस करने में। इन द सिमिलर वे आपको 295 आवर्स लगेंगे, किसमें? आपको लगेंगे मैथ्स में। और इन द सिमिलर वे केमिस्ट्री में आपको लगेंगे 296। कितने? 296। हाँ सर, ध्यान दो, पूरी कैलकुलेशन ढंग से समझाइए, थोड़े बहुत घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं तुम्हारे, तुम्हें आइडिया बनेगा कि हमें करना क्या है। हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। इन तीनों को जोड़ लोगे तो 895 यानी कि करीब करीब 900 घंटे तुम्हें किसमें देने चाहिए? प्रैक्टिस में, हार्डकोर प्रैक्टिस, हार्डकोर सवालों की प्रैक्टिस। 1029 और याद करो 154 घंटे तो अपन ने थ्योरी में ही लगा दिए, थ्योरी प्लस थ्योरी की रिवीजन। उसके बाद इतने घंटे तो कम से कम रिवीजन करने चाहिए, तो सिलेक्शन कैसे होगा? हाँ, पर ये जरूरी, अगर ये हो गया तो बात बन जाएगी। ठीक है सर, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो तीसरी स्टेज तक अपन पहुंच चुके, प्रैक्टिस। क्या हम
प्रैक्टिस और टेस्ट बिल्कुल अलग होते हैं, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं। टेस्ट हमें देने चाहिए, टेस्ट कम से भी कम तुम्हें 25 देने चाहिए, मेजर और माइनर मिला के। जो हमने हमारा प्लान बना रखा है उसमें भी 25 से 30 के बीच में कम से कम होते हैं। ये मैं जनवरी अटेम्प्ट के पहले की बात कर रहा हूं, 2027 जनवरी अटेम्प्ट के पहले, पूरी प्लानिंग पहले हो चुकी होती है। तो मेजर प्लस माइनर 25 टेस्ट होते हैं, इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं आप बहुत प्लान होंगे। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, बट मोशन से जो एक साल में बच्चे आ रहे हैं, इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं ड्रॉपर से, क्यों परसेंटेज सिलेक्शन ज्यादा है? ऐसा नहीं कि दूसरी जगह बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वहां पे भी उतना ही रहा है, बट हमने उसको कंटेंट को बहुत स्ट्रक्चर कर रखा है, बहुत सिस्टमेटिक उसको पढ़ाते हैं। आप वहीं पे भी पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, बट सिस्टमेटिक होना, सिलेक्शन देखो स्ट्रेटेजी से आएगा, सिस्टमेटिक होने से आएगा, ये बात याद रखना। कोई हम भी प्लानिंग के थ्रू चलते हैं तो सिलेक्शन बढ़ते जाते हैं। अब इतने सालों का अनुभव हो गया है तो उसको करते 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 बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। बच्चे को पता नहीं पड़ता, वो तो वैसे ही पढ़ रहा होता है, बट हमारा कर्तव्य कि उसे सही कंटेंट दें, सही मात्रा में दें, सही सिस्टम से दें, उसको सही डिस्ट्रीब्यूशन और चैप्टर्स में दें, कितना एफर्ट है उसके हिसाब से दें। खैर, भावुक नहीं होते मोशन को लेके, अपनी बात करते हैं। तो 25 टेस्ट आपको कम से कम देने चाहिए। 3 घंटे के आपके पेपर होते हैं, 75 घंटे आपको टेस्ट देने हैं। क्या देने हैं? टेस्ट। पर क्या टेस्ट देने के सिर्फ फायदा हो जाता है कि नहीं? जब तक टेस्ट को एनालिसिस नहीं करो, उसकी कमियों को नहीं ढूंढो, तो एनालिसिस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना टेस्ट, बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूं कि हर पेपर में आपको 2 घंटे एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हाँ, तो 2 घंटे ये करिए, और अगर ये देखें तो 25 के हिसाब से 2 50, यानी कि कुल मिला के जो आपके घंटे गए वो 125 घंटे। कितने? 125 घंटे, 75 प्लस 50, तो कितने घंटे हो चुके? 1029 154 895, और ये नंबर कितना आया? 125। 125 घंटे। हाँ, टेस्ट भी हो गए सर, प्रैक्टिस भी हो गई सर, ये भी हो गया। अब क्या बचा? अब बचा फाइनल रिवीजन। क्या जनरल टर्म से पहले फाइनल रिवीजन भी जरूरी है? उसकी भी एक फिलॉसफी है बहुत क्लैरिटी से, जो अनुभव के साथ आती है। ठीक है, वो क्या आती है? ध्यान से सुनना भाई ड्रॉपर्स, है ना, घबराना नहीं। ड्रॉपर वाले बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, सर मैंने तो बोर्ड की तैयारी करी थी, मेरी तो बोर्ड में परसेंटेज कम आई थी। फिर मैं कह रहा हूं बोर्ड में परसेंटेज कम आई, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने आपको। ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। सिलेक्शन होते नहीं होते, क्या वाकई 13 से सिलेक्शन होते हैं, उस पर एक वीडियो तुम्हें दिख जाएगा अभी यहाँ पे आई बटन में, तो देखेगा तुम्हें वो बच्चे दिखा रहा हूँ जैसा है। तो मन में जितने शंका है उस पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हारे मन में शंका अगर कोई है तो दूर हो लॉजिक के साथ। क्या बच्चे सिलेक्ट होते हैं? हाँ, बहुत सारे होते हैं। खैर, वापस आते हैं सेक्शन ए। अगर अपन बात करें फाइनल रिवीजन, रिवीजन के असलियत में 2 सेक्शन होते हैं। वन इज थ्योरी रिवीजन एंड सेकंड इज द क्वांटिटेटिव रिवीजन। मतलब ये बेसिक क्वांटिटेटिव रिवीजन मतलब सवालों का रिवीजन कह सकते हो इसे। ठीक है, ये सवालों का रिवीजन है, सवालों का रिवीजन। क्वांटिटेटिव का मतलब सवाल जो अपन असलियत में है। तो आप ऐसे समझो कि 2 तरह के रिवीजन होने चाहिए, थ्योरी रिवीजन और सवालों का रिवीजन। थ्योरी रिवीजन यानी कि जो लेक्चर हैं, क्या है? लेक्चर। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो 342 घंटे लेक्चर्स के थे, याद करो फिजिक्स में 228 लेक्चर के हिसाब से। इसका 10% टाइम रिवीजन में जाना चाहिए, यानी कि नोट्स पढ़ने में, वापस फाइनल रिवीजन में। इतना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो 34.2, मैथ्स में भी 10%, तो 33.15, केमिस्ट्री में इनऑर्डिनरी थोड़ी ज्यादा होती है 15%, इसको 15% रखा गया है। ये फिजिकल केमिस्ट्री में तो 10 ही रहता है, पर इसमें 15% रखते हैं हम लोग, तो 53.33। तो जो एक अच्छा बच्चा है, जो एक अच्छा बच्चा है उसके लिए 53.33, 33.14 और ये, तो कुल मिला के इन तीनों का समेशन होना चाहिए थ्योरी रिवीजन के लिए। किसके लिए? थ्योरी रिवीजन के लिए। अच्छा ठीक है सर, ऐसे ही सवाल भी तो रिवाइज करने पड़ेंगे जो करोगे। याद करो फिजिक्स में कितने कर रहे थे? 4560। लॉजिक हमेशा ये होता है कि जितने भी सवाल आप करो 4 में से कम 1 वापस रिवाइज करना चाहिए। जब अभी सवाल कर रहे हो, बिल्कुल शुरुआती दौर अगर सुन रहे हो तो ऐसा समझो कि अगर शीट में 100 सवाल हैं तो 25 सवालों पे उसी समय स्टार मार्क लगा दो कि भाई ये मेरे को रिवीजन के टाइम पे करना है। कैसे रिवीजन के लिए स्टार मार्क लगाने चाहिए उस पर ज्यादा नहीं बोलता हूं, बस इतना ध्यान रखना, ऐसे 25% सवालों पे टिक लगाना है जिससे ये इंश्योर हो जाए कि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं जनरली बच्चे उन सवालों पे स्टार मार्क लगा लेते हैं जो उनसे होते नहीं है। नहीं, वो नहीं। अगर मान लीजिए मेरे को प्योरोलिंग नहीं आती है, प्योरोलिंग के सारे सवाल मैंने छोड़ दिए, सारे पे टिक लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे 25% सवालों पे टिक लगाना है रिवीजन के लिए जिनसे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। जैसे मोशन की शीट पे तो डिवाइडेड होता है पहले से ही कि भाई सब टॉपिक में ये हैं, तो अगर 10 सवाल सब टॉपिक में तो 10 में से 2-3 पे टिक लगा लो ताकि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। 25% के आसपास का टिक लगा के रखें, ये बढ़िया बिल्कुल एकदम रेशो होता है। अब अगर बात करें तो जब आप फिजिक्स के 4500 का 25% करोगे तो 1140 सवाल आपको रिवाइज करने चाहिए। रिवाइज जब करने होते हैं तो सवालों को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उन्हें पढ़कर देखना होता है कि आता है कि नहीं आता। तो उस समय मैं आपकी स्पीड एक्सपेक्ट करता हूं रिवीजन में 30 क्वेश्चंस पर आवर। कितनी? 30 क्वेश्चंस पर आवर रिवीजन स्पीड एक्सपेक्ट करता हूं फिजिक्स में। 30 क्वेश्चंस पर आवर रिवीजन स्पीड एक्सपेक्ट करता हूं किसमें? मैथ्स में। और 40 क्वेश्चंस पर आवर अपनी एक्सपेक्ट करता हूं किसमें? क्योंकि ये सवाल आप एक बार कर चुके हो। तो ध्यान से देखो आपका टाइम किसमें गया, आपका
32 घंटे किसमें गया? फिजिक्स के रिवीजन में, सवालों में, मैथ्स में 37 आवर्स, केमिस्ट्री में 37 आवर्स। इन तीनों को जोड़ लो और इन तीनों को जोड़ लो तो कुल मिला के जो रिवीजन के घंटे लगेंगे वो लगेंगे 232। अरे इतना कोई कर ले तो सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। ये पूरी की पूरी पीपीटी मैं आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में दे दूंगा। फिर मैं कह रहा हूं मन में संशय है तो क्या सिलेक्शन होते हैं, एक वीडियो है उसको देखिए। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए लेना चाहिए, उसके लिए भी आई बटन में एक और दूसरा वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें तुमसे फॉर्म भरवा रहा हूं, उसे भी देख सकते हो, ठीक है, ताकि मन की तुम्हारी बात अलग हो जाए। फिर मैं कह रहा हूं अगर तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट तरीका जो है, हालांकि थोड़ा सा बायस लगूंगा, कोटा जैसी जगह पे आके पढ़ पाओ, अगर मोशन जैसी जगह पे, मैं खुद का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बट ये सच है, तो सबसे बेस्ट तैयारी होती है। नहीं तो आप जहां पे पढ़ रहे हो वहां पे मोशन का सेंटर हो या कोई और आपके ऑफलाइन सेंटर हो तो वहां पे पढ़ो। तीसरा तरीका जैसे अनुशासन बैचेस है मोशन के, उसके उस वाले बैचेस के हिसाब से पढ़ो, आगे मैं अभी चलूंगा जिसमें डिसिप्लिन तैयारी हो। चौथा तरीका जो बेस्ट है वो है कि जो आप 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार के कोर्सेज होते हैं उससे पढ़ो। और पांचवा तरीका है कि यूट्यूब से फ्री में पढ़ लो। तो पढ़ा आप कैसे भी सकते हो, आपकी अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी को देखें, मैंने एक सीक्वेंस बताई है। खैर, अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो सर हमें कितनी देर पढ़ना है, ये तो सारे नंबर्स तो बहुत सारे आ गए। अब देखो, अगर अपन इसका टोटल सम करें तो आपको एक्टिव लर्निंग यानी कि लेक्चर्स, उनके रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट एनालिसिस और रिवीजन, इन सबका टोटल सम करें तो 2435 घंटे तुम्हें पढ़ने हैं। अगर ये तुमने पढ़ लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको बोला 20 मई से भी अगर आप देख रहे हो तो भी आप ये मान के चलो 20 मई, 25 मई में तो कह रहा हूं 1 जून भी, 240 दिन के आसपास तुम्हारे पास हैं टोटल, जिसमें सब कुछ हो गया है। अगर 240 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें सिर्फ 10.15 आवर्स ही पढ़ाई करनी है। कितनी? 10.15 आवर्स। अगर तुम इन्हें ये पढ़ लिया, पर ये फोकस होकर पढ़नी पड़ेगी भाई, वो सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कितनी देर क्या क्या पढ़ना है, खुद को प्लानिंग करके रखनी है। नहीं इतनी देर 10% से ज्यादा नहीं देना है, नहीं इतनी स्पीड होनी चाहिए प्रैक्टिस में, नहीं रिवीजन में इतनी होनी चाहिए, तब ये होगा। और अगर ये तुमने कर लिया तो तुम्हारी 99.9 परसेंटाइल को कोई रोक नहीं सकता। क्या करना असंभव है? नहीं। क्या करा जा सकता है? हाँ, बट इसके लिए जोश और जुनून होना चाहिए। ये बात मेरी याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये अपन अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि इतना फोकस करने के लिए इतने आवर्स चाहिए। मैं कह रहा हूं अपना टारगेट ना 12 से 13 आवर्स रखो, ताकि थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो, क्योंकि कई बार 1 आवर आपको, मैं कहता हूं सेल्फ एनालिसिस के लिए भी रखना चाहिए, है ना। सेल्फ एनालिसिस नहीं होती मैं कहां गलती कर रहा हूं, आत्मचिंतन जिसे कहते हैं। अगर वो कर लिया कि अच्छा मेरी स्पीड धीरे तो नहीं हो गई, तेज तो नहीं हो गई, मुझे किसी स्किल पे काम करना है। 12 से 13 घंटे आप रोज पढ़ रहे हो, 6 घंटे आप सो रहे हो, 6 घंटे आप सो रहे हो, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। फिर कह रहा हूं ये बहुत डिटेल और अनुभव के साथ ये चीजें लेके आया हूं। मैं हमेशा आपके लिए सिर्फ मोटिवेशन लेके आऊं ये जरूरी नहीं है, बल्कि सही बताऊं तो वो जरूरी है, बट ये उससे भी ज्यादा जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि अगर हम ऐसे चलेंगे तो हम सिलेक्शन कर सकते हैं। पहले बात, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? अगर रिपीट करें तो बोलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर फॉलो करेंगे, लिख दो। हाँ सर हम फॉलो करेंगे पक्के से, है ना, पक्के से फॉलो करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं बायस लग सकता हूं क्योंकि मैं खुद भी कोचिंग संस्थान चलाता हूं, लोगों को लगता है कि भाई हो सकता है तो खुद कहेंगे ही कहेंगे, बट विश्वास मानो मैंने खुद ने भी रिपीट करा था और मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था कि मैंने रिपीट करा। ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूं, ईमानदारी से, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी स्वार्थ के, शिक्षा से प्रेरित होकर। हाँ, पर मेरे मन से आवाज आई थी, आपके मन से भी आवाज आनी चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे के मन से आवाज आ रही है तो फिर उसे अपने को उसका साथ देना चाहिए। आशा करता हूं ये पूरा तुम्हारे को समझ में आया होगा। ये पूरी की पूरी पीपीटी मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, इस वीडियो के नीचे आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलेगी। इसको चाहो तो प्रिंट आउट करके निकाल के रख लो और चिपका लो जहां पढ़ रहे हो, और चिपका लो। मैं कह रहा हूं फायदा होगा तुम्हें, पूरे साल याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे इस वीडियो को देख के, ठीक है। और अगर आप ऐसे हैं जो आप चाहते हो आपके दोस्त को भी ये फायदा हो, या आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चे से जरूर ये शेयर करना, ठीक है। चलिए, इतना प्रेम बनाए रखने के लिए, मोशन को इतना प्रेम देने के लिए, इस साल बहुत बच्चे आ रहे हैं, इतना प्रेम हमें मिल रहा है, ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूँ। वो इतने सालों की मेहनत भी है, बट आप सब लोगों के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही सब हमें प्रेरित करता है कि हम ये सब भी हेल्प जो हमारे यहाँ नहीं भी आ रहे हैं उन सबकी भी कर सकें, ताकि शिक्षा के स्तर को हम बढ़ा सकें। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरा अस्तित्व तुम्हारी और शिक्षा की वजह से है। थैंक यू।